और दुनिया में इतनी गरीब कंट्री है जिनका पाकिस्तान से भी बुरा हाल है, लेकिन उसके बाद भी ज़्यादा पैसा जो है पाकिस्तान को क्यों मिलता है? और जो ट्रेनिंग सेंटर थे जहाँ पर मुजाहिदीन ट्रेन होते थे, अफगानिस्तान के साथ साथ कश्मीर में भी वह मुजाहिदीन में, ये वो टाइम था जब पाकिस्तान के दोनों हाथ घी में और मुंह कढ़ाई में था। अब देखिए, आप ये भी कह सकते हो कि लोन तो वर्ल्ड बैंक भी दे सकता है, तो आईएमएफ का नाम क्यों आ रहा है? आपने कभी सुना है कि कोई आर्मी कपड़े, साबुन, तेल ये सब बेचती हो? ये दुनिया की अकेली आर्मी है जो सीमेंट, मीट, कपड़े, इंश्योरेंस, रियल एस्टेट ये सब बेचती है। जब जनरल साहब रिटायर हुए तो उनकी वाइफ की वेल्थ 220 करोड़, और अगर पूरी बाजवा फैमिली की वेल्थ देखा जाए तो 1270 करोड़ हो गई। ये लोग ऐसा कौन सा खजाना खोद रहे हैं? जनरल बाजवा ने इमरान खान को पीएम बनाया, इसके बदले में इमरान खान ने जनरल बाजवा के टेन्योर एक्सटेंड करवाया। कुछ तो रही होगी मजबूरियां, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। देखिए, जो सिचुएशन पाकिस्तान इस टाइम पर झेल रहा है, ऐसी सिचुएशन में पाकिस्तान इससे पहले कभी नहीं फंसा। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल को 8:30 बजे से पहले बंद करने के ऑर्डर मिलते हैं। इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम कोलैप्स करने की स्टेज पर है और गेहूं पर शॉर्टेज हुई है। कई केसेस में तो ऐसा देखा गया है, जो गेहूं से भरे ट्रक हैं, लोग उनका पीछा बाइकों से कर रहे हैं। सिर्फ एक साल में पाकिस्तान की करेंसी 40% गिर के 267 पाकिस्तानी रुपीस तक पहुंच गई है। ब्लैकआउट इससे पहले भी होते थे पाकिस्तान में, 2015 में, 2021 में भी हुए थे, मगर इस लेवल पर नहीं हुए थे। सिर्फ पावर कट से होने वाले लॉसेस की वजह से पाकिस्तान की जीडीपी 4% तक नीचे गिर गई। पावर कट की वजह से पाकिस्तान का टेक्सटाइल, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ये पूरी तरीके से नीचे आ गया है। और जो फॉरेक्स एक्सचेंज है वो 3 बिलियन से भी नीचे आ गया है और ये श्रीलंका के बराबर पहुंच गया है। अब आपके कई क्वेश्चन होंगे कि ये सब अचानक से क्यों शुरू हो गया? बांग्लादेश पाकिस्तान से भी पीछे है, वो आगे कैसे निकल गया, लेकिन पाकिस्तान कैसे पीछे रह गया? पाकिस्तान को एक्चुअल में दिक्कत क्या है? जिसको सबसे ज़्यादा हेट मिलती है पूरी दुनिया से, वो सबसे ज़्यादा पीछे क्यों रह गया? और दुनिया में इतनी गरीब कंट्रीज है जिसका पाकिस्तान से भी बुरा हाल है, लेकिन उसके बाद में ज़्यादा पैसा जो है पाकिस्तान को क्यों मिलता है? अब देखिए, इससे पहले कि मैं करंट सिचुएशन की बात करूं कि पाकिस्तान को पैसे मिलने में दिक्कत क्यों आ रही है, आईएमएफ क्यों पीछे हट रहा है, या फिर यूएस, इमरान खान, आर्मी का क्या रोल है? इस पूरी सिचुएशन को समझने के लिए पहले आपको रूट कॉज समझना पड़ेगा। आज पाकिस्तान में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। पाकिस्तान की इंपोर्ट कैपेसिटी रसातल में पहुंच गई है। Pakistan has warned the country could face an economic collapse. Though Pakistan's not there yet, it's teetering on the edge. देखिए, जब इंडिया पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ था तो पाकिस्तान को 1/3 मिलिट्री मिली थी, सेना। ओवरऑल रिसोर्सेज में से 70% मिला। ये जो डिटेल्स मैं बता रहा हूँ, ये पाकिस्तान के एक ऑथर हैं, हुसैन हक्कानी, इन्होंने भी ये चीज़ कंफर्म कर रखी है। जो मेजर इंडस्ट्रीज थी वो 921 थी, उसमें से सिर्फ 34 पाकिस्तान के हिस्से में आई थी। उस पर्टिकुलर टाइम पे जब पार्टीशन हुआ था तो जो इकोनॉमिक कंट्रोल था वो इंडिया के पास था, भारत के पास। आरबीआई उस टाइम पर पाकिस्तान का भी सेंट्रल बैंक था और इंडिया का भी सेंट्रल बैंक था, लेकिन कंट्रोल इंडिया के हाथ में था। इंडिया का जो टोटल कैश बैलेंस था वो 400 करोड़ था और ये डिसाइड हुआ था कि इस 400 करोड़ में से 75 करोड़ पाकिस्तान को दिए जाएंगे। 75 करोड़ में से 20 करोड़ जो थे वो 15 अगस्त 1947 को ही दे दिए गए और बाकी का जो 55 करोड़ था उसको बाद में देने की बात की गई। उस समय पाकिस्तान के सामने सबसे बड़ी जो दिक्कत थी वो थी कि जो ये रिफ्यूजीज आए थे उनको सेटल करना, उसमें काफ़ी पैसा चाहिए था। लेकिन उस टाइम पर कश्मीर को लेकर काफ़ी इशू हो रहा था, तो नेहरू जी और पटेल जी ने ये माना कि ये जो 55 करोड़ हैं इसको रोक लिया जाए, वरना ये इस पैसे से हथियार खरीदेंगे और हमारे खिलाफ ही यूज़ करेंगे। हालांकि जो ये पैसा था आगे चल के महात्मा गांधी जी ने दिलवा दिया था, लेकिन उस पर्टिकुलर टाइम पहले भी पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक कंडीशन थी काफ़ी ख़राब थी।
इकोनॉमिक कंडीशन भले ही थोड़ी सी वीक थी, लेकिन मिलिट्री स्ट्रांग थी, क्योंकि इंडिया एग्री कर गया था 1/3 आर्मी स्प्लिट करने। इंडिया की जो पॉलिटिकल लीडरशिप थी वो ज़्यादा स्ट्रांग थी पाकिस्तान के मुकाबले। इंडिया की तरफ से नेहरू जी, गांधी जी, सरदार पटेल जी मल्टीपल स्ट्रांग लीडर थे, और वहीं मुस्लिम लीग में सिर्फ जिन्ना के बाद कोई और स्ट्रांग लीडर आया ही नहीं। जिन्ना की डेथ के बाद ना तो जिन्ना के लेवल का पावरफुल नेता आया और ना ही मिलिट्री ने आने दिया, क्योंकि जो टेम्परेरी कंट्रोल मिला था पाकिस्तान की आर्मी को, पाकिस्तान आर्मी को इस टेम्परेरी कंट्रोल की एक ऐसी आदत लगी जिसमें 29 PM बने। आज की डेट तक एक भी PM जिसने 5 साल अपने पूरे किए, किसी को मान दिया गया, किसी का तख्ता पलट कर दिया गया, इतने बड़े बड़े पॉलिटिशियन को मारा गया, आज तक इनकी एक भी एजेंसी ये पता नहीं कर पाई कि PM को मारा किसने और कैसे। इमरान खान जो थे, इनको रैली में गोली मारनी गई और इनको आज तक नहीं पकड़ पाए कि गोली चलाई किसमें। बिना किसी बड़े हाथ के ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो सकता कि किसी के बारे में पता ही नहीं चलना कि इनके PM को मार कौन रहा है, इनके बड़े बड़े नेताओं को मार कौन रहा है। कुछ केसेस में तो लॉ को अमेंड किया गया, क्योंकि जो पाकिस्तान का पूरा कंट्रोल है वो पाकिस्तान की आर्मी के हाथ में आ जाए। इन्हीं सभी चीज़ों की वजह से जो पाकिस्तान की आर्मी का कंट्रोल है पाकिस्तान के ऊपर बहुत स्ट्रांग रहा है, और ये आगे चल के एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम बनी है, वो आगे आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, किसी भी कंट्री को ग्रो करने के लिए पैसा तो चाहिए ही होता है। पाकिस्तान के सामने भी यही दिक्कत थी कि उसको ग्रो तो करना ही था, लेकिन सीधे सीधे इकोनॉमिक डेवलपमेंट मुश्किल था, क्योंकि उसके लिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और पेशेंस चाहिए होता है, प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट करना होता है, और पाकिस्तान की लीडरशिप ने इसके लिए नए नए जुगाड़ निकाले, और इसी एफर्ट्स में उसको दिखा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। और उसकी मिलिट्री नीड्स, पाकिस्तान को उस पर्टिकुलर टाइम पर ये रियलाइज़ हो गया था US का साउथ एशिया में कोई दोस्त नहीं है, और उसको सोवियत यूनियन को कंट्रोल करना है, और इसके लिए उसको पाकिस्तान की ज़रूरत पड़ सकती है। तो इसमें उसको एक मौका दिखा। पाकिस्तान ने अपने आप को US का फ्रेंड दिखाया, और इसके बदले उसको मिली फॉरेन एड। लेकिन क्वेश्चन है कि ये फॉरेन एड दी क्यों गई। देखिए, आज आप देखते होंगे कि इंडिया के अंदर US के बहुत सारे कॉल सेंटर्स हैं। US के एम्प्लॉयर्स वहाँ के एम्प्लॉयज़ की छोड़ के इंडिया से एम्प्लॉयज़ हायर करते हैं, क्योंकि एक US सिटीजन की सैलरी काफ़ी ज़्यादा हायर होती है। उसकी जितनी भी लाइबिलिटीज होती है वो यूजुअली उसके एम्प्लॉयज़ की होती है। इंश्योरेंस, पेंशन जैसे तरह तरह के बेनिफिट्स देने पड़ते हैं। कोई एक्सीडेंट भी हुआ तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस एम्प्लॉयर की बनती है। इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेन करना, ऑफिस मेंटेन करना काफ़ी बड़ा खर्चा होता है इसमें। लेकिन इंडिया के अंदर सारे एम्प्लॉयज़ कम पैसे में मिल जाते हैं, और किसी की भी लाइबिलिटीज US के एम्प्लॉयर के ऊपर नहीं होती है। सेम कॉन्सेप्ट US अपनी मिलिट्री में भी यूज़ करता है। देखिए, US यूजुअली 2 तरीके से वॉर लड़ता है। अगर उसे लगता है कि स्टेक्स बहुत ज़्यादा हाई है तो वो वॉर में खुद कूद जाता है, जैसे उसने वियतनाम में किया, इराक में किया। लेकिन जब उसको लगता है कि सीधा कूदने में उसका फायदा नहीं है तो वो शैडो वॉर लड़ता है। इसमें वो दुश्मन के दुश्मन को दोस्त बना के काम करता है। मान लीजिए अपने इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए यूएस अगर अपनी खुद की आर्मी भेजने लगेगा तो पहली चीज तो अपने सिटीजन को खतरे में डाले। अगर उसको कुछ हो गया तो उसका पूरा खर्चा आर्मी को देखना पड़ेगा, प्लस कंट्री के अंदर लोगों को आंसर करना पड़ेगा कि क्यों भेजा। अगर आप अपनी मिलिट्री को किसी कंट्री के अगेंस्ट भेजते हो, वॉर लाइक सिचुएशन हो जाती है, कंट्रीज आमने सामने आ जाती है। इसलिए ट्रेडिशनल वॉर की जगह US अलग अलग मिलिटेंसी ग्रुप को ट्रेन करता है, उनको आर्म्स देता है और उनकी फंडिंग करता है, जिससे कि वो अपना मकसद पूरा कर पाए। जैसे अफगानिस्तान के अंदर मुजाहिदीनों से उसने अपना काम करवाया। कई ऐसे मिलिटेंसी ग्रुप होते हैं, मुजाहिदीन होते हैं जो पैसे लेके भी लड़ाई करते हैं। अभी जो रशिया यूक्रेन वॉर चल रही है उसमें भी अगर आप सर्च करोगे तो रशिया ने सीरियन फाइटर को पैसा देकर रिक्रूट किया है, जिन्हें मर्सिडीज भी बोलते हैं। ये पैसा लेकर यूक्रेन के खिलाफ लड़ रहे हैं, और इस मॉडल में रिस्क एकदम कम होता है। आपको भारी भारी सैलरीज नहीं देनी होती है, आपको बस वेपन्स और ट्रेनिंग प्रोवाइड करानी होती है।
और इस पूरे गेम में पाकिस्तान पूरे एरिया का एक ट्रेनिंग सेंटर बन गया और इस ट्रेनिंग सेंटर को बनाया पाकिस्तान मिलिट्री ने। जब इंडिया और पाकिस्तान आज़ाद हुए थे उस पर्टिकुलर टाइम पर दो ही सुपर पावर थी, एक यूएसए और दूसरा सोवियत यूनियन, जिसे हम आज रसिया कहते हैं। सोवियत यूनियन का साउथ एशिया में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट था और भारत का झुकाव भी सोवियत यूनियन के तरफ था। ऐसे में यूएस पाकिस्तान को एक ऑप्शन की तरह देखता है। यूएस अफगानिस्तान में अपना कंट्रोल पाने के लिए सोवियत यूनियन के खिलाफ मुजाहिदीन को तैयार करता है और इन सब की ट्रेनिंग का जिम्मा लेता है पाकिस्तान। तो जब सोवियत यूनियन और अफगानिस्तान के बीच में लड़ाई चल रही थी तो उसमें यूएस अपनी मिलिट्री उतारने के लिए मुजाहिदीन को रेडी किया। ना तो मुजाहिदीन की जान जाने पर यूएस की कोई जवाबदेही थी और ना ही भारी भारी सैलरी देनी, और रिस्क भी बिल्कुल खत्म हो गया। अगर यूएस की मिलिट्री अफगानिस्तान में उतरकर रसिया के खिलाफ लड़ती तो ये वॉर यूएस और रसिया की वॉर बन जाती। तो यूएस ने मुजाहिदीनों को वेपन्स दिए और इन सब की ट्रेनिंग हुई पाकिस्तान में। पाकिस्तान ने हर तरीके से मदद की इन मुजाहिदीन की, इनको ट्रेनिंग करवाई, इनको रूट दिया, इनको खाने पीने और हथियार वगैरह सब कुछ सप्लाई किया है। और इन सब से पाकिस्तान को भी फ़ायदा था क्योंकि बिना कुछ प्रोड्यूस करे एफर्ट्स लगाए यूएस से पैसा मिलने लगा। यूएस ये पैसा कभी एड के फॉर्म में बेचता था, कभी ह्यूमन राइट्स के बहाने बेचता था। यूजुअली आप देखोगे फॉरेन एड उन देशों को दिया जाता है या तो जो गरीब हो या तो जो किसी क्राइसिस से गुजर रहे हो, जैसे कोई वॉर या नेचुरल डिजास्टर हो। लेकिन पाकिस्तान को एड मिलता था उसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन की वजह से, उसकी यूजफुलनेस की वजह से। इनफैक्ट साल का एक बजट भी फिक्स होता था, बिलियंस ऑफ डॉलर्स आते थे पाकिस्तान को यूएस की तरफ से। लेकिन पाकिस्तान जो ये सेंटर्स थे, जो ये पैसा था, जो ये मुजाहिदीन थे, इनका यूज़ कश्मीर में भी करने लगा। 1964 तक पाकिस्तान में आने वाली जितनी भी फॉरेन एड थी ये इनके जीडीपी का 5% हिस्सा बन गई थी। लेकिन इन सब के बीच में पाकिस्तान ये भूल गया था, इन सब के बीच में बिना मतलब इन सब की लड़ाई उसने अपने सरदर्दी पर ली। लेकिन पाकिस्तान की जो जनता थी और गवर्नमेंट थी यूएस के इस एड और अफगानिस्तान में इस तरीके से हेल्प करने के लिए बिल्कुल खुश नहीं। जनता का ये मानना था कि जो अफगानिस्तान में लोग हैं वो हमारी तरह ही मुस्लिम हैं और हम अपने ही भाइयों को मरवा रहे। वही गवर्नमेंट इसलिए खुश नहीं थी क्योंकि एड की वजह से जो मिलने वाला पैसा था वो बस आर्मी तक ही पहुंच पाता, क्योंकि करप्शन की वजह से पैसा नीचे तक पहुंच ही नहीं पाता। और पाकिस्तान का एक्सपोर्ट और प्रोडक्शन इतना कोई खास नहीं था, इसलिए लोगों की जो गालियाँ होती थी पाकिस्तान की गवर्नमेंट को मिलती। लेकिन पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन फिर से खराब अब तब हुई जब अफगानिस्तान वॉर 1989 में ख़त्म हो गई। ये जो मुजाहिदीन यूएस और पाकिस्तान ने मिलकर ट्रेन किए थे, ये अफगानिस्तान की सरकार को गिरा कर और तालिबान का राज हो जाता है वहाँ पर। ये उसामा बिन लादेन वगैरह ये सब यूएस ने ही उस टाइम पर ट्रेन किए और सोवियत यूनियन को बाहर करके यूएस का काम ऑलमोस्ट पूरा हो गया था। ये जो बातें मैं बोल रहा हूँ पाकिस्तान के फॉर्मर प्रेसिडेंट परवेज मुशर्रफ इन्होंने भी बोली है और ओपनली बोली है। इंटरव्यू अभी भी पड़ा है इनका यूट्यूब पर। अफगानिस्तान वॉर के बाद अमेरिका को पाकिस्तान की ज़रूरत नहीं थी। अब इस चीज़ का अंदाज़ा आप इस चीज़ से लगा सकते हो कि 1989 में यूएस ने पाकिस्तान को सीधे 452 बिलियन डॉलर की एड दी थी, जो 1990 तक घटकर 5.4 मिलियन डॉलर रह गई। बांग्लादेश इंडिया जब एक्सपोर्ट करके अपनी इकोनॉमी को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे थे, जब पाकिस्तान की मिलिट्री एड से खुश हो रही थी। अफगानिस्तान वॉर खत्म होने के बाद पाकिस्तान की जो इकोनॉमी थी उसको काफ़ी नुकसान हुआ। उसके बाद पाकिस्तान को यूएसए ने स्टैंड बाय मोड पे डाल दिया। लेकिन पाकिस्तानी किस्मत फिर चमकती है जब 9/11 अटैक होता है। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में ये अटैक अलकायदा ने करवाया था और यूएस को डर था कि ये अटैक अगर दोबारा नहीं करवाना है तो अलकायदा को पूरी तरीके से ख़त्म करना होगा। अलकायदा अफगानिस्तान और पाकिस्तान की बॉर्डर पर ऑपरेट करता था और एक बार फिर यूएस को पाकिस्तान की ज़रूरत पड़ी। इस बार यूएस ने कोलिशन सपोर्ट फंड बनाया और इसमें पाकिस्तान को काफ़ी पैसा मिला।
2009 में यूएस ने एक कैरी लुगर बिल बनाया जिसमें 1.5 बिलियन डॉलर एनुअली देने की बात है। लेकिन ये जो पैसा मिलता था इसको पाकिस्तान यूएस के वॉर एंड टेरर की जगह यूज करने की बजाय अपनी इकोनॉमी को बचाने के लिए यूज करता था, अपनी आर्मी को स्ट्रॉन्ग करता। और जो ट्रेनिंग सेंटर थे जहाँ पर मुजाहिदीन ट्रेन होते थे, वहां पर अफगानिस्तान के साथ साथ कश्मीर में भी मुजाहिदीन भेजता था। ये वो टाइम था जब पाकिस्तान के दोनों हाथ घी और मुंह कढ़ाई में। पाकिस्तान आर्मी के ऊपर बाहर से मिलने वाले एड पर करप्शन एलिगेशन लगने लगे। यूएस ने भी कहा इन्होंने हमारे एड से मिलने वाले पैसे को मिस स्पेंड किया। और तो और इतने साल कॉन्टिन्यूसली एड देने के बाद भी ये पता चलता है कि ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान में पकड़ा था। मुल्ला उमर जो मोस्ट वांटेड, उसकी डेथ भी पाकिस्तान के हॉस्पिटल में होती है। डोनाल्ड ट्रंप ने आते ही ये जो एड मिलता था पाकिस्तान को, इसको पूरी तरीके से बंद कर दिया और पाकिस्तान की इकोनॉमी जो बबल में थी उसको फिर से एक झटका लगता है। इन सारी चीज़ों की वजह से पाकिस्तान की इमेज बहुत खराब हुई और फॉरेन इन्वेस्टमेंट एकदम से खत्म हो गया। बाहर की कंपनीज इतनी अनस्टेबल जगह पर अपनी कंपनीज नहीं लगाना चाहती। उनको पता था उनको नुकसान होना तय है। इसके अलावा टूरिज्म भी खत्म हो गया। ये बहुत ही बड़ा फैक्टर था पाकिस्तान की इकोनॉमी कोलैप्स होने में। देखिए, पाकिस्तान और इंडिया में कई बार वॉर्स हुई हैं, लेकिन 1971 की वॉर ने पाकिस्तान को काफ़ी वीक किया। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी। देखिए, यूएस ने जब कुछ कदम पीछे लिए तो वहां पर एंट्री हुई चाइना की। फिर यहाँ पर चाइना ने लोन पर लोन देना स्टार्ट कर दिया और इस वजह से जो पाकिस्तान की इकोनॉमी बबल में थी इसका प्रॉपर टेस्ट नहीं हो पाया। दुनिया में अलग अलग तरह के देश हैं। कुछ की इकोनॉमी ऑयल से चलती है, कुछ की इकोनॉमी मैन्युफैक्चरिंग से चलती है या फिर आईटी सेक्टर से चलती है, कुछ की एग्रीकल्चर से चलती है। लेकिन पाकिस्तान की इकोनॉमी एड और लोन से चलती है। पाकिस्तान एक एड डिपेंडेंट कंट्री है। जिस तरीके से पाकिस्तान यूएस के लिए एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन थी, ठीक उसी तरीके से पाकिस्तान चाइना के लिए भी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। इंडिया को टैकल करने में चाइना को बहुत ही आसान। इंडिया जब तक पाकिस्तान में उलझा रहेगा, चाइना आराम से रहेगा। यही रीज़न है कि चाइना ने पाकिस्तान के अंदर न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने में पाकिस्तान की मदद की। कई एनालिस्ट कहते हैं कि चाइना ने पाकिस्तान को न्यूक्लियर प्रोग्राम बनाने में भी मदद की। चाइना की डेब्ट ट्रैप पॉलिसी। चाइना पहले मार्केट रेट से ज़्यादा इंटरेस्ट पर लोन देता है, फिर जो लोन आपको बाहर से 30 साल के टेन्योर पर मिलता है उसी लोन को चाइना अप्रोक्स 15 साल के टेन्योर के लिए देता है। उसके बाद जिस चीज़ के लिए चाइना लोन देता है, मान लीजिए कि वो कह रहा है कि आपकी कंट्री में हम पावर प्लांट बनाएंगे, तो बनाने से लेकर हर चीज़ में चाइनीज़ वर्कर, चाइनीज़ कंपनीज होती है। तो जो पैसा वो लोन देते हैं उसी देश से कमा के बिजनेस करके निकल जाते हैं और ऑन पेपर पर वो लोन एज इट इज़ बना रहता है और लोन का जो इंटरेस्ट है वो बढ़ते रहता है। इनकी क्लॉज में ये पहले से ही मेंशन करा दिया है। इनके क्लॉज में ये पहले से ही मेंशन करवा देते हैं कि अगर लोन नहीं दे पाए तो वह जगह चाइना की हो जाएगी। इसी तरीके से श्रीलंका का जो हम्बनटोटा पोर्ट था वो चाइना के पास पहुंच गया। फिर इन्हीं सारी स्ट्रेटेजिक लोकेशन का यूज़ करके उस एरिया पर रूल करते हैं। अब आप कहोगे ये स्ट्रेटेजी जो आप बता रहे हो ये बच्चे को पता है, तो जो पाकिस्तान के लीडर है, मिलिट्री है, उनको ये नहीं पता होगा। तो देखिए, आपने एक कहावत सुनी होगी, कुछ तो मजबूरियां रही होगी, यूं कोई बेवफा नहीं होता। तो ये क्या क्या मजबूरियां रही हैं इनकी, मैं अभी आगे IMF की बात करूंगा तो उसमें समझाऊंगा। अब देखिए, चाइना ने पाकिस्तान के साथ मिलकर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर CPEC 2015 में बनाना शुरू कर दिया और ये ग्वादर में भी एक पोर्ट डेवलप कर रहा है और जितना पैसा चाहिए चाइना आराम से बहुत दे रहा है। और पाकिस्तान भी खुश है कि IMF से लोन लेने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है और चाइना बहुत आराम से दे रहा है। चाइना ने अभी तक $30 बिलियन से ज़्यादा अभी तक लोन दे दिया है और कुछ भी वापस नहीं आया। और चाइना को भी पता है कि ये पैसा वापस नहीं आएगा, लेकिन स्ट्रेटेजिक लोकेशन में उसको एडवांटेज मिल रहा है। यहाँ वही सेम डेफ्ट ट्रेप वाला मॉडल चलता है। सारे वर्कर्स, कंपनीज वगैरह चाइना से ही आएंगे,
ये जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, ये इमरान खान ने भी अपनी जनता को समझाने की कोशिश की थी। उसका जब टाइम आया था तो उसने सी पैक का काम भी रुकवा दिया था। लेकिन इन सब के लिए अब काफ़ी देर हो गई है। लेकिन सी पैक से पाकिस्तान के अंदर खूब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ, पैसा भी बहुत आया। पाकिस्तान इन सब चीज़ों से बहुत खुश भी होता है और सड़कें भी बन रही हैं, विकास भी हो रहा है। लेकिन एक्चुअल में ये जो इकोनॉमी है डेब्ट बेस्ड इकोनॉमी है, जो सिर्फ एड्स और लोन्स के भरोसे चल रही है। IMF ने भी मल्टीपल टाइम समझाया पाकिस्तान को कि सी पैक से दूर रहना ही पाकिस्तान के लिए ठीक है। कोई नया नेता आकर अगर ये सब चीज़ें ठीक करने भी लगे तो वो हो नहीं सकता, क्योंकि ये बहुत ही पहले से चल रहा है और ये एड लेना इनकी अब मजबूरी बन गया। जनता वरना PM को ही गाली देने लगी। इसको ऐसे समझ लीजिए कि किसी के पास मल्टीपल कार्ड है, इस कार्ड की पेमेंट इस कार्ड से कर दे रहा है, कभी दूसरे कार्ड की पेमेंट दूसरे कार्ड से कर दे रहा है, दूसरे कार्ड की पेमेंट तीसरे कार्ड से कर दे रहा है। इससे EMI तो बचा ले रहा है वो, लेकिन एक्चुअल में उसकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही। कर्जा उसके ऊपर उतना ही है, बल्कि इंटरेस्ट और बढ़ रहा है। सेम इसी कॉन्सेप्ट पे पाकिस्तान की इकोनॉमी चल रही है। कुछ प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, लोन लेते हैं और उस लोन को चुकाने के लिए एक और लोन लेते हैं और उसको चुकाने के लिए दूसरा लोन लेते हैं, दूसरे को चुकाने के लिए तीसरा लोन लेते हैं। यही रीजन है कि आप देखोगे किसी कंट्री के लिए बेगर वर्ड यूज नहीं होता है, पाकिस्तान के केस में यूज किया जाता है। इनके खुद के PM ने ऑन रिकॉर्ड बोला है कि बेगर्स कांट बी चूजर। Beggars can't be choosers. देखिए, पाकिस्तान का जो करंट क्राइसिस है उसमें दशकों से जो फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट हो रहा है उस पर फोकस वापस चला दिया। और इस मैनेजमेंट का सबसे इम्पोर्टेंट प्लेयर है पाकिस्तान आर्मी। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं इंडियन हूँ तो मैं बुराई कर रहा हूँ। आप दुनिया के किसी भी न्यूज़ आउटलेट में पाकिस्तान के बारे में पढ़िएगा, आपको पाकिस्तान आर्मी का एग्जैक्टली रोल क्या है वो आपको पता चल जाएगा। पाकिस्तान अपने डिफेंस बजट में ज़रूरत से ज़्यादा खर्च करती है। पिछले साल का पाकिस्तान का टोटल बजट 9,502 बिलियन रुपीस का था, उसमें से 1,523 बिलियन खाली डिफेंस में गया है, यानी कि टोटल बजट का 15% से भी ज़्यादा। लोन का इंटरेस्ट पेमेंट करने के बाद पाकिस्तान की इकोनॉमी का सबसे बड़ा हिस्सा जो है डिफेंस में जाता है। पाकिस्तान आर्मी ने 1947 के बाद आधे से ज़्यादा टाइम पाकिस्तान को रूल किया है और इनके पास सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसी में बहुत ज़्यादा पावर है। ये लोग उसको ही PM बनाते हैं जो उनके हिसाब से चलता है। इनके बिना पाकिस्तान में कोई भी इलेक्शन नहीं जीत सकता। इसलिए आपने एक वो कहावत जरूर सुनी होगी, बहुत फेमस है पाकिस्तान आर्मी के लिए, जंग कदे जीती नहीं और इलेक्शन कदे हारिया नहीं। ये देखिए, इतने सारे मेडल इन्होंने लगा रखे हैं लेकिन इन्होंने आज तक एक भी जंग नहीं जीती। पाकिस्तान की एक ऑथर है आयशा सिद्दीका, उनकी एक किताब है मिलिट्री INC। अगर आपको टाइम मिलेगा तो इसको पढ़िएगा ज़रूर। पाकिस्तान की आर्मी पूरे देश का पैसा कैसे घुमा रही है, इकोनॉमी को कैसे कंट्रोल कर रही है, बहुत ही बढ़िया तरीके से उसमें बताया गया। आपने कभी सुना है कि कोई आदमी कपड़े, साबुन, तेल ये सब बेचती हो? ये दुनिया की एक अकेली आर्मी है जो सीमेंट, कपड़े, मीट, इंश्योरेंस, रियल एस्टेट ये सब बेचती है। इनकी आर्मी पाकिस्तान के रियल एस्टेट को कंट्रोल करती है और हर जनरल को रिटायरमेंट के बाद प्लॉट पे प्लॉट मिलते हैं। पाकिस्तान आर्मी की नेटवर्थ 1 लाख करोड़ से भी ज़्यादा की है। इनके आर्मी के टॉप 100 ऑफिसर्स की वेल्थ का अंदाज़ा लगाया जाए तो 35,000 करोड़ से भी ज़्यादा की इनकी वेल्थ है। इनके बच्चे सब बाहर पढ़ते हैं, UK में इनके घर हैं, लेकिन एक आम पाकिस्तानी ये सब सपने में भी नहीं सोच सकता जो ये लोग करते हैं। पाकिस्तान आर्मी ने फाउंडेशन और ट्रस्ट का एक नेटवर्क बना रखा है। पाकिस्तान के अंदर सारी चीज़ें ओन करते हैं, जैसे फौजी फाउंडेशन, शाहीन फाउंडेशन, बहरिया फाउंडेशन, जिनको आर्मी, एयरफोर्स और नेवी चलाते हैं। इनमें से फौजी फाउंडेशन सबसे बड़ी है। पाकिस्तान के अंदर ब्रेड तक भी मिलिट्री के कंट्रोल से बनती है। पाकिस्तान की बैंक को भी आर्मी ओन करती है और हैवी इंडस्ट्री का 1/3 और टोटल प्राइवेट एसेट का 7% हिस्सा आर्मी ओन करती है। पहले कमाते हैं और फिर लॉ में अमेंडमेंट करा के अपना फायदा करवाते हैं। आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट और फौजी फाउंडेशन को इनकम टैक्स से भी छूट मिलती है और इन वजह से जो इनके सामने प्राइवेट कंपनीज हैं वो टिक नहीं पाती है। इनके आर्मी के पास पावर और पैसा दोनों हैं। आप कभी नहीं देखोगे कि एक गरीब देश की
आर्मी इतनी अमीर है। हर देश की एक आर्मी होती है, लेकिन यहाँ पर आर्मी का ही एक देश है। आप बोल सकते हो कि मैं आपको गलत बता रहा हूँ, लेकिन आप खुद चेक कर सकते हो। जो पाकिस्तान आर्मी चीफ जो इससे पहले थे जावेद बाजवा, इनकी वाइफ की जो 2016 की वेल्थ थी वो 0 थी। जब जावेद साहब रिटायर हुए तो उनकी वाइफ की वेल्थ 220 करोड़ हो गई। उनकी वाइफ इतने टाइम में ऐसा कौन सा बिजनेस कर गई कि उनकी वेल्थ इतनी हो गई। अगर पूरी बाजवा फैमिली की वेल्थ देखा जाए तो 1270 करोड़ हो गई है। तो ये ऐसा कौन सा खजाना खोद रहे हैं तो इनकी वेल्थ इतनी ज़्यादा हो गई है। सैलरी जोड़ लो आप, लेकिन इसकी वजह से इतनी वेल्थ नहीं बैठती है। इसके बाद भी इतना पैसा आ कहाँ से रहा है। आप थोड़ा सा भी कॉमन सेंस लगाओगे तो आपको पता चलेगा कुछ तो गड़बड़ है इसमें। लेकिन ये सारी चीज़ें क्वेश्चन तब हो पाएगी जब मीडिया ये सारे क्वेश्चंस लेकर आए। लेकिन पाकिस्तान में हर जगह इनका कंट्रोल है। मल्टीपल ऑब्जर्वर्स का ये मानना है यदि पाकिस्तान की इकोनॉमी को ग्रो करना है, इकोनॉमी में पाकिस्तान की आर्मी का जो रोल है वो खत्म करना होगा। लेकिन इस डायरेक्शन में अगर छोटा सा भी कोई एफर्ट्स होता है तो उसको वहीं पर फेल कर दिया जाता है, उसको वहीं रोक दिया जाता है। और इन सब कारणों से जो पाकिस्तानी बिजनेसेस है वो ग्लोबली कंपटीशन में नहीं आ पा रहे। और जितना भी प्रॉफिट होता है वो आर्मी के जनरल्स, रिटायर्ड जनरल्स को ट्रांसफर होता रहता है। पाकिस्तान आर्मी पाकिस्तान के सबसे बड़े रियल एस्टेट डेवलपर है। इनके पास 50 से ज़्यादा हाउसिंग प्रोजेक्ट हैं, जिसमें इस्लामाबाद में 16,000 एकड़, कराची में 12,000 एकड़ की जमीन जो इनको पाकिस्तान की गवर्नमेंट से फ्री ऑफ कॉस्ट में मिली है। हाईलैंड अथॉरिटी में कोई भी हो जो भी इनके हिसाब से नहीं चलता है वो इनको लात मार के निकाल देते हैं। पाकिस्तान के अंदर आर्मी की हेल्प से ही पीएम बनता है, और जब पीएम बन जाता है तो वो आर्मी चीफ के हिसाब से ही चलता है। जनरल बाजवा ने इमरान खान को पीएम बनाया, इसके बदले में इमरान खान ने जनरल बाजवा का टेन्योर एक्सटेंड करवाया। लेकिन दिक्कत जब हुई जब जनरल बाजवा का टेन्योर खत्म हो रहा था और जनरल बाजवा अपने हिसाब से ही अपना आर्मी चीफ रखना चाहते थे। वो शरीयत असीम मुनीर को अपना आर्मी चीफ रखना चाहते थे। लेकिन इमरान खान के सामने भी दिक्कत थी। उनको ये पता था कि अगर सैयद असीम मुनीर आर्मी चीफ बनते हैं तो अगले इलेक्शन में वो इनको सपोर्ट नहीं करेंगे। इसलिए जनरल बाजवा के खिलाफ जाकर इमरान खान ने जनरल फैज को आर्मी चीफ बनाने की वकालत की। इस सब के बीच में जनरल बाजवा ने इमरान खान को ही हटा दिया और शहबाज शरीफ को पीएम बना दिया, और शहबाज शरीफ ने असीम मुनीर को आर्मी चीफ बना दिया। ये जो सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ये पिछले साल ही हुई है, और इन सब चीज़ों की वजह से पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी आ गई है। और ऊपर से 2022 में फ्लड भी आ गया था। 1/3 पाकिस्तान पूरा डूब गया था। करीब $30 बिलियन के अराउंड नुकसान हो गया था, जिसने पाकिस्तान की कमर तोड़ दी थी। पाकिस्तान में जो ब्लैकआउट्स हो रहे हैं उसके पीछे भी चाइना का ही हाथ है। इन्होंने जो सीपैक का काम रुकवा दिया था तो चाइना थोड़ा सा इनसे नाराज हो गया था, और चाइना ने जो सीपैक प्लांट में जो पावर प्लांट्स थे उनको बंद करा दिया था क्योंकि पेमेंट्स का कुछ इशू हो गया था। अगर सीपैक में काम चल रहा होता तो चाइना कभी ऐसा नहीं करता। अब क्योंकि पावर प्लांट की शॉर्टेज है इसलिए बचे हुए पावर प्लांट पर लोड पड़ गया और पावर कट हो रहा है, और बिना इलेक्ट्रिसिटी के तो देश नहीं चल सकता। अब या तो बाहर से लोन मिले या एड मिले, और अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो कोई भी नेता आएगा उसकी मजबूरी बन जाएगी सीपैक के ऊपर काम शुरू करवाने। डे बाई डे जो पाकिस्तान की सिचुएशन है वो कंट्रोल से बाहर जा रही है। पाकिस्तान के अंदर सब्सिडाइज गेहूं लेने के लिए अफरा तफरी मची है। लोग लंबी लंबी लाइनें लगाकर खड़े हो रहे हैं, गेहूं के ट्रक्स के पीछे भाग रहे हैं, और इसकी वजह से काफी जगहों में भगदड़ मच गई है। हालात ऐसे हो गए हैं कि कई लोगों की जान तक चली गई। पिछले साल जब रशिया और यूक्रेन की वॉर स्टार्ट हुई थी तो दुनिया भर के अंदर फूड क्राइसिस आ गया था। रशिया और यूक्रेन मिलकर दुनिया भर का 30% वीट सप्लाई कंट्रोल करते हैं। ये क्राइसिस इतना सीरियस था कि इंडिया को भी अपने यहाँ वीट एक्सपोर्ट पर बैन लगाना पड़ा था, गेहूं के एक्सपोर्ट पर। और अभी भी जो इंडिया के अंदर वीट के हाई प्राइसेस हैं ये गवर्नमेंट के लिए बहुत ही बड़ी सिरदर्दी बने हुए हैं। देखिए, इंडिया के पास वीट का बफर स्टॉक था जो पाकिस्तान के पास नहीं है, जिसकी वजह से वहां पर सोशल अनरेस्ट पैदा हो गया। और इनके जो फॉरेक्स रिजर्व हैं उनकी भी बहुत हालत खराब है। $3 बिलियन से भी कम पर पहुंच गए, और पता नहीं कितने दिन तक ये टिकी है।
ये बहुत ही कम अमाउंट है। देखिए, जब भी आप बाहर किसी कंट्री में जाते हैं, इंडियन रुपीस को आप पर्टिकुलर कंट्री की करेंसी में चेंज करवाते हैं, क्योंकि आपको वहाँ की चीज़ें खरीदनी होती हैं। कोई भी कंट्री ऐसी नहीं है जो अपने देश में सारी चीज़ें प्रोड्यूस करती हो। अब जैसे गाड़ियाँ चलानी हो, मशीनरी यूज़ करनी हो, तो हमें ऑयल की ज़रूरत होगी। अगर आपकी कंट्री में ऑयल प्रोड्यूस नहीं होता है तो आपको बाहर से इंपोर्ट करवाना होगा, और अगर बाहर से चीज़ें खरीदना होगा तो आपको बाहर की करेंसी की ज़रूरत होगी। आप जब किसी देश में जाते हैं तो सबसे पहले आप वहाँ की करेंसी अपने पास रखते हैं। वैसे ही कंट्री अपनी फॉरेक्स रिजर्व मेंटेन करती है, जिसमें वह चीज़ें रखती है जिसकी इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है, जैसे गोल्ड, यूएस डॉलर, बॉन्ड्स वगैरह, ये सारी चीज़ें। बल्कि इसकी जगह मान लो कि आप पाकिस्तान की जो करेंसी को आप फॉरेक्स रिजर्व के रूप में रख रहे हो, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं हो। तो आप जब मार्केट में जाकर पाकिस्तानी रुपए देंगे तो मार्केट में लोग कहेंगे कि मैं इसका क्या करूँगा, और ये पाकिस्तान के अलावा कोई लेगा नहीं, और जो पाकिस्तान एक्सपोर्ट करता है वो मेरे किसी काम का नहीं। पाकिस्तान में टेक्सटाइल और डोंकीज जो हैं वो बल्क में एक्सपोर्ट होते हैं, इसलिए कंट्रीज अपने फॉरेक्स रिजर्व में डॉलर और गोल्ड वगैरह रखती है तो ऑल ओवर वर्ल्ड में एक्सेप्टेड हो, ताकि देश की ज़रूरतें डेली बेसिस पर पूरी हो सके। आप सुनते होंगे कि इतने दिन का फॉरेक्स रिजर्व बचा है, तो उसका यही मतलब होता है। ये बहुत ही बड़ी दिक्कत है पाकिस्तान के लिए। अब पाकिस्तान की हालत वैसे ही इतनी कमज़ोर थी, उसके ऊपर से रसिया और यूक्रेन की वॉर बीच में आ गई। पाकिस्तान के भी जो फॉरेक्स रिजर्व है, जिसका मेजर हिस्सा है गैस और ऑयल खरीदने में जाता है, लेकिन जब से ये वॉर शुरू हुई है गैस और ऑयल के प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए और पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व एकदम से खत्म हो गए। इंडिया इसलिए बच गया क्योंकि इंडिया को रसिया ने डिस्काउंटेड रेट पर ऑयल दिया, लेकिन पाकिस्तान को गल्फ कंट्रीज से महंगे में ऑयल खरीदना पड़ा। अब पाकिस्तान के पास दो ऑप्शन है, या तो कोई कंट्री इनको लोन दे, या तो एड दे, या किसी तरीके से इनकी हेल्प करे, या फिर ये IMF के पास जाए। IMF की तरफ से भी ये 13 बार लोन ले चुके हैं और एक बार भी नहीं लौटाया। गवर्नमेंट को लोन देना दुनिया में सबसे सेफेस्ट माना जाता है, लेकिन पाकिस्तान के केस में ऐसा नहीं है। यहाँ पर लोन देना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि वापस नहीं मिलता है। अब देखिए, आप ये भी कह सकते हो लोन तो वर्ल्ड बैंक भी देता है, तो IMF का नाम क्यों आ रहा है? ये वर्ल्ड बैंक से अलग कैसे है? और IMF को क्या पड़ी है किसी देश से जिसकी इतनी बुरी हालत है उसको लोन देने की? तो इसको एक एग्जाम्पल से मैं समझाता हूँ। मान लीजिए कि हम 10 दोस्त हैं और हमने ये डिसाइड कर लिया कि अपनी सैलरी का 5% जमा करेंगे, और इस फंड को हम तब यूज़ करेंगे जब किसी के ऊपर दिक्कत आएगी, कुछ फाइनेंशियल दिक्कत आ गई तो उसमें यूज़ करेंगे। तो इससे होगा ये, हम जो 10 के 10 दोस्त हैं सेफ हो जाएंगे, और कोई मुसीबत आती है और फाइनेंशियल क्राइसिस आती है तो हम सब लोग सेफ हो जाएंगे। इंश्योरेंस भी इसी तरीके से काम करता है, तो ऐसे ही IMF भी काम करता है। इसमें 190 कंट्रीज हैं, अपनी अपनी इकोनॉमी के हिसाब से पैसा कंट्रीब्यूट करते हैं, और जिस कंट्री के ऊपर दिक्कत आती है उसकी हेल्प की जाती है। इंडिया टॉप 10 कंट्रीज में आता है IMF के अंदर पैसा देने में। वही जो वर्ल्ड बैंक का जो लोन है इससे काफ़ी अलग है। वर्ल्ड बैंक का जो लोन होता है वो कंट्रीज अपनी ग्रोथ के लिए देती है। मान लो मेरी एक कंपनी है, मुझे इस कंपनी को ग्रो करना है, मुझे इसको बाकी सिटीज़ में भी ले जाना है और आगे बढ़ाना है, तो इसके लिए जो मुझे लोन मिलेगा वो मिलेगा वर्ल्ड बैंक से। और अगर मैं किसी मुसीबत में फंसता हूँ तो वो IMF वाला कॉन्सेप्ट चलेगा, IMF से लोन मिलेगा। कई डेवलप्ड देश भी वर्ल्ड बैंक से लोन लेते हैं, जैसे इंडिया ने लिया था, लेकिन ये ग्रोथ के लिए मिलता। जैसे इंडिया ने 245 मिलियन का लोन लिया था, और ये लिया था रेलवे के प्रोजेक्ट के लिए वर्ल्ड बैंक से। अब रेलवे से जैसे जैसे इंडिया कमाएगा, ये एक तरीके से बिजनेस के लोन के जैसा काम करता है। वहीं IMF की एंट्री तब होती है जब कंट्री का बुरा टाइम चल रहा हो, और IMF जो लोन देता है उससे पहले शर्तें रखता है कि लोन तो देंगे, लेकिन उससे पहले अपनी कंट्री में कुछ चीज़ें चेंज करनी होगी। और IMF एक साथ लोन नहीं देता है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो कि 1 लाख रुपए है, तो उसको वो 2-3 साल में धीरे धीरे करके देगा, और वो तब देगा जब आप उसके बताए हुए रूल्स को फॉलो करेंगे। जैसे पाकिस्तान के अंदर IMF ने ये सारे रूल्स फॉलो करने के लिए बोले, लेकिन पाकिस्तान ने ये जो सारे रूल हैं इनको फॉलो नहीं किए हैं। IMF इस बार इनको काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रहा है लोन देने में। IMF की टीम इस्लामाबाद में रह के चली गई, अभी तक लोन नहीं दिया।
वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान रूल्स ही फॉलो नहीं कर रहा है। उनके जो रूल्स है IMF के, पाकिस्तान के लिए काफी ज़्यादा टफ हो गया है। IMF के हिसाब से पाकिस्तान को गैस, इलेक्ट्रिसिटी और पेट्रोल इनके प्राइस बढ़ाने चाहिए, लेकिन पाकिस्तान उल्टा कर रहा है, उन पर सब्सिडीज दे रहा है। इसमें पाकिस्तान की ही मजबूरी है। अगर सब्सिडीज नहीं देगा, जो अभी महंगाई चल रही है उससे और ज़्यादा महंगाई हो जाएगी। तो पाकिस्तान जो है वो दोनों तरफ से फंसा हुआ है। IMF ने आर्मी की जो टैक्स रिपोर्ट है वो मांगी है, ताकि पता चल सके कि सारा पैसा जा कहाँ पर है। एक गरीब देश में आर्मी कैसे अमीर हो रही है, उस पर क्यों अफेक्ट नहीं पड़ रहा है। इसके साथ साथ जो आर्मी का जो बजट है, IMF उसमें भी कटौती करने को कह रहा है। और यही कुछ रीज़न है कि पाकिस्तान की आर्मी IMF की बजाय बाकी कंट्रियों से एड ले लेंगी, लोन ले लेंगी, उनसे जाके पैसे मांग लेंगी, लेकिन IMF को अवॉइड करती है। इस बार भी देखना, अचानक से आपको सुनाई में आएगा कि इस कंट्री ने रिलीफ पैकेज दे दिया, क्योंकि ये जाके अंदर सीक्रेट डील कर लेते हैं। दूसरी चीज इसमें यह भी है कि जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है चाहती है कि इंडिया से रिलेशन सुधरे, क्योंकि तभी ट्रेड होगा, तभी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी। लेकिन पॉलिटिकल एनालिस्ट जो हैं वो ये मानते हैं कि पाकिस्तान आर्मी कभी नहीं चाहती है कि इंडिया के साथ रिलेशन अच्छे हो, क्योंकि अगर इंडिया से रिलेशन सुधर गए, ये जो हजारों करोड़ का बजट लिया जाता है आर्मी के नाम पर, उस पर क्वेश्चंस उठेंगे। इसलिए आप नोटिस करेंगे जब भी कोई दोनों देशों के बीच में कोई ट्रीटी होती है, कोई नज़दीकियाँ आती है, कोई बातचीत शुरू होती है, तो अचानक से टेररिस्ट अटैक हो जाता है। 2008 में पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर बातचीत करने दिल्ली आए, मुंबई में टेररिस्ट अटैक हो गया। 2016 में मोदी जी नवाज शरीफ से मिलने गए पाकिस्तान, उनके आते ही पठानकोट में एक टेररिस्ट हमला हो गया। पाकिस्तान के प्रेसिडेंट आसिफ अली ने कहा था कि इंडिया के साथ हम नो फर्स्ट यूज पॉलिसी एक्सेप्ट करना चाहते हैं, यानी कि अगर वॉर हुई तो हम न्यूक्लियर वेपन यूज नहीं करेंगे। जैसे ही ये बात बोली गई, जैसे मोहम्मद ने टेररिस्ट हमला कर दिया। पाकिस्तान के PM नवाज शरीफ और भारत के PM अटल बिहारी वाजपेयी जी 1999 में जब लाहौर डिक्लेरेशन साइन किया, तो उस टाइम के जो आर्मी चीफ थे परवेज मुशर्रफ, तो उन्होंने बिना अपने PM को बताए कारगिल वॉर का हमला प्लान किया और उसे एग्जीक्यूट भी कर दिया, और बाद में तख्ता पलट करके PM को हटा दिया। पाकिस्तान की जो जनता है उसको बहुत ही अलग लेवल पर लूटा गया। इनके जो चीफ जस्टिस है उन्होंने डैम के नाम पर पैसा इकट्ठा किया। आतिफ असलम जो सिंगर हैं उन्होंने भी इसमें डोनेट किया था, वो डैम बना ही नहीं, और इसका जो पैसा है वो सारा जेब में चला गया। PIA पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन, इनका एक सीनियर ऑफिसर था, वो यूरोप में जाके इनका एक प्लेन ही बेचा है। तो मतलब जितने भी डिपार्टमेंट हैं, जितनी भी पाकिस्तान की जनता है, उनको हर तरफ से लूटा जा रहा है। देखिए पाकिस्तान की जो करंट सिचुएशन है वो किसी लोन या किसी एड से नहीं सुधरेगी। ये चीज़ें तब सुधरेगी जब ये चीज़ें आर्मी से हटकर पॉलिटिशियन के हाथ में जाएगी, तभी सुधर पाएगी।